नमस्कार, जय श्री राम। मैं विपिन विश्वकर्मा आपका पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज का ये वीडियो होने वाला है न्यूरोसाइंस पर, हिंदी में कहें तो तंत्रिका विज्ञान पर। न्यूरोसाइंस तो न्यूरोसाइंस बेसिकली हमारे माइंड, बैकबोन और नर्व्स के नेटवर्क का अध्ययन है। ये समझाने की कोशिश करती है कि हमारी सोच, भावनाएं, स्मृति, व्यवहार और चेतना काम कैसे करते हैं। साइकोलॉजी में हम ये समझते हैं कि मन और व्यवहार क्या है, और न्यूरोसाइंस में हम इसी की बायोलॉजी समझते हैं। तो न्यूरोसाइंस का जन्म तब हुआ जब लोगों ने दिमाग को करीब से देखना शुरू किया। ये बात 16वीं-17वीं शताब्दी की है। इससे पहले वो लोग ये सोचते थे कि मनुष्य की सोच दिल से आती है, दिमाग से नहीं। खैर, हमारे भारत में तो इसकी शुरुआत न जाने कब की है। हमारे वेदों में, उपनिषदों में, आयुर्वेद में और योग सूत्र में इसका काफ़ी गहराई से उल्लेख दिया हुआ है। मतलब हम लोग इसके बारे में हिस्टोरियंस के हिसाब से आज से 5 से 6 हजार साल पहले से जानते थे, मगर वो ज्ञान थोड़ा अलग है। पहले साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो न्यूरोसाइंस की नींव 20वीं शताब्दी में सेंट डिएगो रामोन वाई कजाल ने रखी थी, जब उन्होंने पहली बार माइक्रोस्कोप से न्यूरॉन्स को देखा। इसीलिए इन्हें न्यूरोसाइंस का फादर भी बोला जाता है। तो न्यूरॉन्स, इनको हम नर्व सेल्स भी कहते हैं। दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स और केमिकल सिग्नल्स के इस्तेमाल से इंफॉर्मेशन नर्वस सिस्टम में एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। ये रेगुलर सेल्स की तरह राउंड नहीं होते, बल्कि न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर एक पेड़ की तरह होता है। इसमें जो ब्रांचेस होती हैं उन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। ये रिसीवर्स की तरह काम करती हैं। उसके बाद सोमा या सेल बॉडी, जिसमें न्यूक्लियस कंटेंट रहता है, जहाँ से डेंड्राइट्स निकलते हैं, उसी को सोमा कहते हैं। फिर है ट्रांसमीटर या एक्सॉन। ये सिग्नल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट करते हैं। अगर न्यूरॉन एक पेड़ जैसा है तो एक्सॉन उसका स्टेम और रूट्स है। एक्सॉन के ऊपर एक फैटी लेयर होती है, इसे माइलिन शीथ कहते हैं। ये एक्सॉन का या न्यूरॉन के स्टेम की छाल जैसा है। चलिए अब जानते हैं कि न्यूरॉन्स काम कैसे करते हैं। इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे पहुंचती है। तो ये माना जाता है कि न्यूरॉन्स आपस में जुड़े नहीं होते हैं, बल्कि इनमें कुछ गैप होता है, जिसे साइनैप्स या सिनैप्स कहते हैं। जब कोई इंफॉर्मेशन या इलेक्ट्रिक पल्स एक्सॉन के टर्मिनल तक पहुंचती है तो कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि डोपामाइन या सेरोटोनिन। फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर सिनैप्स को भरता है और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को सिग्नल रिसीव कराता है। फिर यही प्रोसेस दूसरे न्यूरॉन के लिए भी शुरू हो जाता है। अब बाकी साइंस की तरह न्यूरोसाइंस भी मॉडलिंग और थ्योरीज पर बेस्ड है। मतलब इनको तोड़ा मरोड़ा या बदला भी जा सकता है। जैसे कि अभी कुछ वर्षों पहले तक साइंटिस्ट ये मानते आए थे कि हम लोगों के अंदर जन्म से लेकर मृत्यु तक न्यूरॉन्स की संख्या फिक्स्ड रहती है, जो कि 86 बिलियंस या 86 अरब के आसपास है।
लेकिन अब साइंटिस्ट न्यूरोजेनेसिस को मानने लगे हैं, मतलब न्यूरॉन्स भी बाकी सेल्स की तरह बनते और मिटते हैं। 1970 और 1980 के दशक में एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी मशीनों का इन्वेंशन हुआ, जिससे न्यूरोसाइंस के मॉडल्स और थ्योरीज को और भी मजबूती मिली। साइंटिस्ट ने इन मशीनों के ज़रिए ह्यूमन दिमाग की मैपिंग या ब्रेन मैपिंग की और उसमें काफ़ी सफल भी रहे। जैसे कि हम लोग जब कुछ सोचते हैं तो हम सबका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी माथे के पीछे वाला हिस्सा सक्रिय होता है। वहीं जब हम लोग कुछ याद करते हैं तो हिपोकैम्पस या दिमाग का मेमोरी सेंटर एक्टिव हो जाता है। ये दिमाग के बीच में स्थित होता है। लेकिन ब्रेन मैपिंग करने के बावजूद भी साइंटिस्ट दिमाग को अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि जब कोई इंसान एक ही चीज़ को 2 बार सोचता है तो ब्रेन इमेजिंग के हिसाब से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तो एक्टिव होता है, लेकिन उसके पैटर्न्स हर बार अलग होते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो सीटी स्कैन ब्रेन में टिश्यू की संरचना को बताता है और एफएमआरआई या पीईटी स्कैन ब्रेन में ब्लड के ऑक्सीजन लेवल को या ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट बोल्ड सिग्नल को। ह्यूमंस अपने ब्रेन का सिर्फ 10% हिस्सा ही यूज करते हैं और हम लोग काफ़ी दिनों तक इसे मानते भी आए हैं, क्योंकि 20वीं सदी के कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसा ही बोला था। खैर, तो ऐसा नहीं है। 21वीं सदी में जब साइंटिस्ट के पास पीटी स्कैन, सीटी स्कैन और एफएमआरआई जैसे उपकरण आए तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि हर इंसान अपने ब्रेन का 100% यूज करता है, मगर एक साथ नहीं। अलग अलग क्रियाओं को करते समय दिमाग के अलग अलग हिस्से एक्टिव होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि दिमाग न्यूरॉन्स के लेवल पर काम कैसे करता है। जब हम कुछ सोचते हैं तो हमारे दिमाग के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मौजूद न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं। एलन हॉजकिन और एंड्रू हक्सली ने अपने मॉडल में 1952 में ये बताया था कि ये न्यूरॉन किसी तरह इलेक्ट्रिक इम्पल्स उत्पन्न करते हैं और उनके बीच इंफॉर्मेशन का प्रवाह बहुत तेजी से होने लगता है। न्यूरॉन्स के बीच सिनेप्स पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। फिर इसी केमिकल चेंज से सोच की दिशा और तीव्रता चेक की जाती है। न्यूरॉन्स के रिसेप्टर का टाइप डिटरमाइन करता है कि दिशा कौन सी है, दिशा कैसी है, और न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज की मात्रा सोच की तीव्रता बताती है। तभी जब हम कुछ ज़्यादा सोच लेते हैं तो ऐसा लगता है कि दिमाग फट जाएगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, इसमें बस सोडियम और पोटेशियम का खेल रहता है। वहीं जब किसी इंसान को चोट लगती है तो नोसिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं। फिर यही सिग्नल्स को स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक पहुंचाते हैं। नोसिसेप्टर्स सेंसरी न्यूरॉन्स के मुहाने पर स्थित होते हैं। असल में न्यूरॉन्स 3 टाइप के होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन, ये शरीर के बाहरी अंगों से जानकारी उठाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक पहुंचाते हैं। दूसरे हैं मोटर न्यूरॉन्स, ये मांसपेशियों और ग्रंथियों मतलब ग्लैंड्स में स्थित रहते हैं। और तीसरे हैं इंटरन्यूरॉन्स, ये रीढ़ की हड्डी और दिमाग के अंदर पाए जाते हैं। खैर, तो नोसिसेप्टर्स खतरे के वक्त एक्टिव हो जाते हैं।
और किसी चोट या गर्मी या दबाव को सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं। फिर स्पाइनल कॉर्ड से रिफ्लेक्स एक्शन होता है। चलिए, तो अब बात अपने भारत की करते हैं, जहां न्यूरोसाइंस अभी तक कॉन्शियसनेस या चेतना को समझने की कोशिश कर रही है। वहीं भारत में इसकी शुरुआत ही चेतना से हुई है। हमने केवल मस्तिष्क ही नहीं बल्कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और नारी प्राण के स्तर पर चेतना को समझा है। जहां वेस्टर्न न्यूरोसाइंस दिमाग को चेतना से पहले रखती है, वहीं भारत में चेतना को शरीर के समस्त पदार्थों से हमेशा पहले रखा गया है। मगर दिक्कत ये है कि हम अपने ज्ञान को पूरी तरह भुला चुके हैं। खैर, तो वेस्ट की न्यूरोसाइंस न्यूरॉन्स की स्टडी से शुरू हुई। वो लोग सेल्स को स्टडी करते करते सेल के अंदर तक भी पहुंच गए। उन्होंने साइटोप्लाज्म, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह कितनी ही चीज़ें डिस्कवर कर डाली हैं इसी तरह। और हम अपने प्राचीनतम ज्ञान को अभी भी समझ नहीं पाए हैं, अभी तक समझ नहीं पाए हैं, तो उसे आगे बढ़ाने की तो सोच ही नहीं सकते। तो वेस्ट के लोगों ने सेल के अंदर के न्यूक्लियस के कंपोजिशन भी बता दिए हैं, जबकि टिश्यूज, ऑर्गन्स और अणु के बारे में हमारे ऋषियों ने सबसे पहले दुनिया को बताया था, जैसे कि चरक, सुश्रुत आदि। खैर, तो वापस न्यूरोसाइंस पर आ जाते हैं। भारत की न्यूरोसाइंस को समझना है तो नाड़ी और प्राण को जानना आवश्यक हो जाता है। तो नाड़ियाँ सूक्ष्म ऊर्जा का मार्ग होती हैं जिनसे प्राण शरीर में प्रवाहित होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें तो ये पल्स से संबंधित है, जिसे हम कलाई या गर्दन पर महसूस कर सकते हैं। ये हृदय की धड़कन और रक्त प्रवाह का संकेत देती है, जिसे रेडियल आर्टरी में प्रेशर वेव्स या पल्स वेव्स भी बोला जाता है। अब अगर यौगिक दृष्टिकोण से देखें तो नाड़ियों को हम एनर्जी चैनल्स या ऊर्जा मार्ग मानते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह तार में बिजली बहती है, उसी तरह नाड़ियों में प्राण बहते हैं। अब प्राण लाइफ फोर्स को कहते हैं। ये ब्रीदिंग से जुड़ा हुआ है, मगर ये श्वास नहीं होता। ये सूक्ष्म ऊर्जा है जिससे मन और इंद्रियां सक्रिय रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो प्राण आत्मा की बेसिक चेतना है। कितनी ही अजीब बात है। आत्मा, जिसे साइंस नहीं मानती, उसके आधार पर भारत में कितनी ही डिस्कवरीज हो चुकी हैं। लेकिन ताज्जुब इस पर होता है कि हम प्रेजेंट टाइम में आत्मा के बारे में लिखी लिखाई और सुनी सुनाई बातों से ज़्यादा कुछ नहीं जानते, क्योंकि शायद हम अनुभव करना ही भूल गए हैं। आत्मा एनर्जी है और ऊर्जा को केवल अनुभव ही किया जा सकता है, इंद्रियों से ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। इसीलिए साइंस इसको नहीं मानती, क्योंकि साइंस पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। खैर, तो फिर से नाड़ी पर आ जाते हैं। वैसे तो हमारे शरीर में कुल 72,000 नाड़ियाँ हैं, लेकिन इनमें से 3 ही प्रमुख हैं जिनकी हम लोग बातें करते हैं। बाकी नाड़ियों का ज्ञान हमारे वैद्यों के साथ कहीं पीछे छूट गया है। तो पहले ईड़ा नाड़ी को देखते हैं।
ये स्पाइनल कॉर्ड के लेफ्ट साइड ऊपर की ओर जाती है। ये बाईं नासिका से जुड़ी होती है। इसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। ये मन, भावना, कल्पना और स्मृति से संबंधित होती है। दूसरी है पिंगला, जिसे सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है। ये रीढ़ की हड्डी के राइट साइड होती है और हमारे राइट नॉस्ट्रिल से जुड़ी होती है। ये कर्म, तर्क, निर्णय और क्रिया से संबंधित होती है। तीसरी है सुषुम्ना नाड़ी। ये मेरुदंड के मध्य में स्थित होती है। ये मूलाधार से सहस्रार तक जाती है। ये सीधे आत्मा से जुड़ी होती है। कुंडलिनी जागरण में इसी नाड़ी के सक्रियता होती है। या दूसरे शब्दों में कहें तो जब ईड़ा और पिंगला के बीच बराबर का संतुलन स्थापित हो जाता है तब ये नाड़ी सक्रिय होती है। लेकिन ऐसा संतुलन बना पाना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि इसमें सिर्फ मन और शरीर का ही नहीं बल्कि बाहरी एनवायरनमेंट का भी साथ चाहिए होता है। चंद्र हमारे मन से जुड़ा है और सूर्य हमारे शरीर से। तो दूसरे शब्दों में कहें तो जब मन और शरीर एक ही स्थिति में आ जाते हैं तब कुंडलिनी जागरण शुरू होता है। ये हमारी प्राचीन पुस्तकों में लिखा हुआ है और आजकल AI की मदद से कोई भी इस ज्ञान को सरलतम भाषा में समझ सकता है। तो इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। जिसका मन नहीं कर रहा है वो भी अगर सब्सक्राइब कर लेगा तो आगे मैं और इंटरेस्टिंग वीडियो दे पाऊँगा। और जो भी कमियाँ हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं कैसे अपने वीडियोस को और अच्छा कर पाऊँ। थैंक यू।